हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑटिज्म के ऊपर। ये ऑटिज्म क्या होता है, क्या इसके ट्रीटमेंट है और क्या इसके सिम्टम्स हैं। और नई क्लासिफिकेशन में इसको हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोलते हैं। स्पेक्ट्रम का मतलब रेनबो है। ये रेनबो की तरह होता है। इस तरफ सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो सकते हैं और इस तरफ सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा माइल्ड हो सकते हैं। और इसमें और भी काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन आते हैं, जैसे इसमें एडीएचडी आता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, मानसिक बुद्धि की क्षमता की कमी होना, या इसमें मिर्गी के दौरे पड़ना। ये सब कॉम्बिनेशन भी इसमें आ सकते हैं, या और भी काफ़ी मेडिकल कंडीशंस इसमें हो सकती है। अगर इस तरह के कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं, या माइल्ड एडीएचडी है, या जो आईक्यू है वो नॉर्मल है या अब नॉर्मल है, तो लाइफ नॉर्मल भी हो सकती है। और अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम सीवियर भी हो सकती है। अगर हम इसको मूवी के एग्जाम्पल से समझे, खैर अब वो कंसेप्ट चेंज हो गया है। पहले इसको ऑटिस्टिक डिसऑर्डर बोलते थे, इसको रेड सिंड्रोम बोलते थे, इसको चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेशन डिसऑर्डर बोलते थे, इसको एस्पर्गस सिंड्रोम बोलते थे। अब इन सब डिसऑर्डर्स को कंबाइन करके एक ही कर दिया गया है। अब इसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोलते हैं। अगर हम इसको मूवी के एग्जाम्पल के से समझे, तो शाहरुख खान की एक मूवी आई थी माय नेम इज खान। उसमें शाहरुख खान ठीक से आई टू आई कांटेक्ट नहीं कर पाते थे, तो उस मूवी के हिसाब से शाहरुख खान का डायग्नोसिस बनेगा एस्पर्गस सिंड्रोम, क्योंकि वो बात कर पाते थे, गाना गा पाते थे एंड सो ऑन। लेकिन एक और मूवी आई थी प्रियंका चोपड़ा की, जिसमें बर्फी, जिसमें वो जो डायलॉग था वो बर्फी तक ही रिस्ट्रिक्टेड था। तो उनकी जो लैंग्वेज थी वो इम्पेयर्ड थी। तो उस मूवी के हिसाब से अगर हम प्रियंका चोपड़ा का डायग्नोसिस बनाए तो वो बनेगा ऑटिस्टिक डिसऑर्डर। लेकिन अब इन दोनों डिसऑर्डर को करंट क्लासिफिकेशन में अगर हम क्लासिफाई करें तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अगर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को हम सिंपल भाषा में समझें, तो इसका सिंपल भाषा में मतलब यही आएगा कि सामाजिक समझ थोड़ी कम होने को ही ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोलते हैं। और इसमें इस डिसऑर्डर में बच्चे फिक्स्ड रहते हैं, एक ही चीज में फिक्स्ड रहते हैं। पर ये प्रॉब्लम जेनेटिक है, जिसको होनी होती है उसको होती है, और जिसको नहीं होनी होती है उसको नहीं होती है। और 10,000 में से कम 8 बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले जो इसमें प्रॉब्लम आती है वो आती है कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन की क्या प्रॉब्लम आती है इसको हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। लेकिन जो इसमें जो इंटरेस्ट होता है बच्चों का वो काफी नैरो हो जाता है। वो क्या करते हैं कि किसी चीज पे उनका ध्यान बहुत ज्यादा जाता है, जैसे घड़ी की टिक 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 की आवाज पे उनका ध्यान जाता रहता है, जाता रहता है। और दूसरी तरफ अगर घर पे कोई बर्तन गिर जाए उसकी साउंड पे वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते। तो उस वजह से घर वालों को लगता है कि इनको शायद सुनाई नहीं देता, और उनको ईएनटी के पास लेके जाते हैं, हियरिंग का टेस्ट करवाते हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्मल होता है। उसके बाद बच्चे इसमें क्या करते हैं कि हैंड फ्लैपिंग करते हैं। अच्छा, पाँव पे चलने के बजाय पंजों पे चलना शुरू कर देते हैं। और इनका जो खेलने का तरीका होता है वो काफी डिफरेंट होता है आम बच्चों से। ये क्या करते हैं कि गाड़ी सीधी चलाने के बजाय लाइन के ऊपर लाइन एक गाड़ी का वो ढेर बना लेते हैं। मतलब जो नॉर्मल बच्चे जैसे खेलते हैं वैसे इनके खेलने का तरीका नहीं होता, और बातचीत में काफी डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। जैसे इनको बोलना होगा मुझे ये चाहिए, तो ये बोलते हैं तुझे ये चाहिए। मैं और तुम में ये फर्क ही क्रिएट नहीं कर पाते हैं, जिसको हम प्रोनाउन रिवर्सल भी बोलते हैं। उसके बाद आई टू आई कांटेक्ट काफी पुअर होता है। रिलेशनशिप काफी ऑकवर्ड होते हैं। 9 से 12 महीने में स्ट्रेंजर एंजाइटी आती है, बच्चा उसी की गोद में जाता है जिसको जानता है। उसके बाद हर एक बच्चा अपने हिसाब से डिफरेंट होता है, तो इसलिए बच्चे के हिसाब से ही यहाँ पे ट्रीटमेंट बनेगा। और इसमें हमें स्पीच थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशल एजुकेटर की ज़रूरत पड़ती है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, और मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। तो प्रॉपर असेसमेंट के बाद ही एक हम अच्छा ट्रीटमेंट प्लान आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही मेंटल हेल्थ वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें मेंटल हेल्थ मैटर्स को।